Hello everyone, we are back again with Indian Polity Capsule Series लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैं आपको कराऊंगा MPPSC की यूनिट 5 पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट होगा उसको देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलते हैं आज के लेक्चर पे। कल हमने लेक्चर में देख लिया था इंट्रोडक्शन सिलेबस का, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुई, कैसे हुई, उसका एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। देन फिर हमने देखा कैबिनेट मिशन कब इंडिया आया, तब उसने प्लान को अपने पब्लिश किया और इसके मेंबर्स कौन कौन थे और ये चौथा आदमी जो कौन था बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से। इसके बारे में मैंने बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कंपोजिशन कितनी सीट्स थी ये सब एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन कैसा था ये आपको पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये चार क्या थे, चीफ कमिश्नरेट थे A, B, C एंड D, अजमेर, बलूचिस्तान और दिल्ली। ओके, देन हमने इलेक्शन देखा था कब हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। फिर कांग्रेस कितनी सीट जीत के आती है, मुस्लिम लीग कितनी सीट जीत के आती है और छोटे छोटे स्टेट्स कितनी सीट जीत कर आते हैं। ओके, सो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है वो हम देखे, उसको भी देखा था। पहली बार ये कांग्रेस असेंबली कब मिलती है, 9 दिसंबर को मिलती है, जिसमें इनको सचिदानंद सिन्हा सर को क्या किया जाता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है और यही अपने लिए एक डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं जिनका नाम होता है फ्रैंक एंथोनी। ओके, फिर अगली मीटिंग जब होती है शायद 11 दिसंबर को, इसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को इलेक्ट किया जाता है एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट। ओके, फिर लेटर ऑन अलग मीटिंग, आई थिंक 4th या 5th मीटिंग में जो है इन दो भाई साहब को, इन दो है ना सर को, HC मुखर्जी और VD कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बैनेगल नरसिम्हा राव और ये HV अयंगर हमारे सेक्रेटरी होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और चीफ ड्राफ्टमैन कौन होते हैं, SN मुखर्जी। तो इन सभी नामों को याद रखिएगा, आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर क्वेश्चन कुछ अजीब सा भी आ गया जो हमने नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इन सब का पता है कि सर नहीं ये बंदा तो ये था, मैंने यहाँ पढ़ा था, तो आप उसको ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ये ज़्यादा MPPSC में काम तो नहीं आती है बट अदर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। जैसे कि आप UPSC उसमें देखिएगा ये बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। सो चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देख लिया था, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आज मॉडर्न वर्जन क्या है, मॉडर्न वर्जन हम देखते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, प्रीएम्बल, ठीक है। तो आई होप आप सबने ये लेक्चर पहला देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक A4 शीट या पेन, एक A4 शीट और पेन लेकर बैठे और क्या करें, नोट को नोट डाउन करें, ठीक है, वहीं लिखें, क्योंकि हमेशा हर चीज़ मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूं और हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूं वो उसको PDF में प्रोवाइड कर दूं, ये भी थोड़ा मुश्किल टास्क है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज या जिसको इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ उसको आप अपने हाथों से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है, जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है तो जितना डेटा होगा उसको देखेंगे, थोड़ा बोरिंग शायद हो लगे आपको बट बने रहिएगा, बिल्कुल जो भी फैक्ट होगा इसको देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे इजी से इजी तरीके से। ओके, चलते हैं आगे। अब हमने कहाँ तक कहानी पढ़ ली थी कि भाई हमारा क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, उसने बना लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये सब हो गया। अब देखो कहानी इसमें एक चीज़ है कि ये सर क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमने क्या पढ़ा, कहानी पूरी पढ़ ली, आपको क्रोनोलॉजी आई थिंक याद हो गई होगी अब तो, कौन सी, अगस्त, और मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा जो मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सर, इस क्रोनोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप कोई सा भी उठा लीजिए अभी, ठीक है। जैसे कि मैं अभी CSIR एग्जाम दिया था, ठीक है, उसके अंदर भी इस क्रोनोलॉजी से फिर से बहुत कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। मैं उस क्वेश्चन को सारे को अभी कराऊंगा आपको, एग्जाम से पहले अपन करके जाएंगे उसके, ठीक है। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, फिर क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर क्या था, राजा जी फॉर्मूला, फिर क्या था, देसाई लियाकत एक्ट, देसाई लियाकत एक्ट, फिर क्या था अपना वेबल प्लान, शिव, इसी को क्या बोला था हमने, इसी को बोला था क्या, शिमला कॉन्फ्रेंस, क्या बोला था, शिमला कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद क्या आया था, कैबिनेट मिशन, इसी कैबिनेट मिशन के क्या थे, 2 एजेंडा थे, क्या पढ़े थे अपन ने, 2 एजेंडा पढ़े थे। 2 एजेंडा क्या थे, आप रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। एक एजेंडा क्या था कि भाई अंतरिम सरकार बनानी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। दूसरा एजेंडा क्या था कि भाई हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा तो उसका ये सिंबल यूज़ करूंगा, ठीक है, ये सिंबल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि हमारा लिखने का टाइम बचे, ठीक है। कैबिनेट मिशन, अब देखिए अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, अब अब इधर लड़ाई चल रही है किसकी, मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की, कि भाई इनको, भाई साहब को क्या चाहिए, पाकिस्तान, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनके बीच डिबेट हो जाती है, डिबेट क्या मतलब लड़ाई भी खुल के सामने आ जाती है कि भाई हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो अब होगा क्या, इन सबसे ब्रिटेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ब्रिटेन के कौन होते हैं, पीएम एटली भाई साहब, कौन सर एटली, अपन ने देखा था, ठीक है, चुनाव जीत के आए, लेबर पार्टी से थे। अब इन्होंने क्या करा, एक घोषणा कर दी, कब करी भाई, 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को। इसी को कहा जाता है क्या, एटली डिक्लेरेशन। क्या कहा जाता है, एटली डिक्लेरेशन, ओके। अब ये एटली डिक्लेरेशन कब होती है, 20 फरवरी 1947 को। डेट सर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब इस डिक्लेरेशन घोषणा में कुछ कहेंगे, क्या घोषणा करते हैं, घोषणा ये करते हैं कि भाई हम लोग 30 जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे। अब आप देख लो क्या करना है, ठीक है, ये हमारी लास्ट डेडलाइन है, ठीक है, 30 जून 1948 को हम इंडिया छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। और एक चीज और करते हैं इसी में, भाई हम एक नया वाइसरॉय अपॉइंट कर रहे हैं, किसको, ये आएंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ओके। तो ये भाई साहब को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इतनी होगी कहानी किसकी, एटली डिक्लेरेशन की, याद होगी। अब क्या होगा, अब चलते हैं आगे, अब देखो क्या होता है। अब ये कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन, ये कौन हो गए अपने वाइसरॉय, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब छोड़ना है, ये पहले तो मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए, बट सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, 3 जून 1947 1947 को एक प्लान लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, एक प्लान लेके आएंगे, ठीक है। सो ये कहानी ऐसे घूम रही है, अब ये काफ़ी है ना, ये पूरा ऐसे चल रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। लिखते चलिएगा बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है अभी कि हर चीज़ में आपको जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दे सकूँ, तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। सो 3 जून को एक प्लान लेके आते हैं, इसको बोला जाता है क्या, द माउंटबेटन प्लान। क्या बोला जाता है, माउंटबेटन प्लान। इसी प्लान को, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसी प्लान को, किसको, माउंटबेटन प्लान, अलग अलग नामों से जाना जाता है, 3 जून प्लान। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको बोला जाता है क्या, बाल्कन प्लान, ओके। अब सर ये बाल्कन क्या है, प्लान तो ठीक है, तो सर देखो क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, बाल्कन बेसिकली क्या है, बाल्कन माउंटेन्स हैं यूरोप के अंदर, अगर आपने यूरोप का मैप देखा होगा, ठीक है, तो जो ईस्टर्न साइड में जो यूरोप है यहाँ पर, ठीक है, ये जो यूरोप का पार्ट है, इधर क्या होगा, आपको छोटे छोटे कंट्री मिलेंगे, ग्रीस, सर्बिया, बॉस्निया हर्जगोविना और मॉन्टीनीग्रो, मोनाको, इस टाइप के छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, ठीक है। एथेंस भी यहीं पे, हाँ, ठीक है, एथेंस इसकी कैपिटल ग्रीस होती है, ठीक है। ये सब कंट्रीज बहुत छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, और ये सब कंट्रीज कहाँ मिलेंगे सर, ये सब बाल्कन माउंटेन्स के इधर बैक साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड में, ठीक है, ये बाल्कन माउंटेन। और ये क्या हुआ था, एक समय पे पुराने टाइम में ये सब एक ही यूनाइटेड थे, ठीक है। तो इन्हीं ये कंट्री बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, ठीक है। ये बेसिकली यही था, ठीक है। इसी पीछे जो कंट्री, बाल्कन कंट्री के पीछे मिलने वाले छोटे छोटे कंट्रीज को ही क्या बोला जाता है, बाल्कन कंट्रीज, ठीक है। और हमेशा, और अगर आप इनका जिक्र आपको कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी मिलेगा, जब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी बेसिकली यहीं से होती है, पता है हमें, ठीक है ना, फर्डिनेंड की मर्डर हो जाता है वहीं से, ठीक है, सर्बिया के अंदर, ठीक है, भाई साहब का मर्डर होता है वहीं से, वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्ट माना जाता है कि भाई साहब यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मुद्दा क्या है कि ये बाल्कन वर्ड जो है ना, ये हमेशा किसके लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए, फ्रेगमेंटेशन बोले तो जो छोटे छोटे स्टेट छोटे बड़े स्टेट का छोटे छोटे स्टेटों में टूटने को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ये प्लान क्या कर रहा है बेसिकली,
माउंटबेटन प्लान क्या कर रहा है, दो चीज बना रहा है, इंडिया और पाकिस्तान, तो इसीलिए इस प्लान को क्या बोला गया, बाल्कन प्लान बोला गया। सो आई होप, ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बाल्कन प्लान क्यों बोलते हैं। और आगे बाल्कन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोला जाएगा कि ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, ठीक है, भारतीय संविधान ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, और ये क्या होगा, इंडिया का हो जाएगा बाल्कनाइजेशन। क्या हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन, ठीक है, इंडिया लगातार टूटता चला जाएगा, ये बोला गया था। बहुत सारे जो ज्ञाता थे, वेस्टर्न थिंकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रेडिक्ट करा था, ठीक है, भविष्यवाणी करी थी, बट हम लोगों ने ये भविष्यवाणी गलत साबित की, और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी पीएम मोदी इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, जो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर और रेगुलर इलेक्शंस बहुत स्मूथली और फेयरली तरीके से होता है। ओके, सो ये हो गया। अब सर अपनी कहानी कहाँ थी, इस पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे। तो देखो क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आ गया, प्लान ये आया, ये अपना प्लान आ गया। अब इसी प्लान को क्या करा गया, इसी प्लान को ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या करेगी, ठीक है, पास करेगी, ठीक है। और जब ये प्लान ब्रिटेन की पार्लियामेंट पास करेगी, अब हमें ठीक है, इसी को बोला जाएगा क्या, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या बोला जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, बिल्कुल से। अब जैसे हमें पता है, हम 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। सो बेसिकली एक तरीके का क्या था, बिल था, जो कि ब्रिटेन की लेजिस्लेचर, वहाँ की ये विधायिका पास करेगी, और ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। अब सर आप ये बता दो कि ये तो ठीक है कि ये एक्ट बन गया, अब ये बताओ इसका फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली इससे 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 3 चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से, ठीक है। वैसे तो इसके प्रोविजंस तो काफ़ी है, लेकिन मेनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उस पर क्या चेंजेस पड़े सर वो बता दो, ठीक है। तो पहला ये होता है कि भाई हमारी, अब क्या हुआ, हमारी जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये अपना साइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अब एक सॉवरेन बॉडी बन जाती है, संप्रभु सॉवरेन बॉडी, ओके, ठीक है। अभी तक क्या था, देखो ये अभी तक हमारी ये बॉडी किसने बनाई थी, कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें किसने बना के दी, कैबिनेट मिशन ने, और ये किसके, पूरा ब्रिटिश लॉ के अंडर काम कर रही थी, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, इस एक्ट के बाद ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पूरी पावर आ जाएगी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी रख सकते हैं, प्लस जो भी ब्रिटेन के अभी तक लाए हुए लॉ थे, 1773 से स्टार्ट होती है पूरी कहानी, और कहाँ तक आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक, जितने भी कानून बनाए गए हैं उसके अंदर क्या रखना है, क्या हटाना है, और क्या अमेंड करना है, समझ रहे हो। इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना किसके ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, यानी कि ये क्या हो गया, सॉवरेन बॉडी हो गई। हालांकि सॉवरेनिटी का मतलब अपन अलग से समझेंगे, सॉवरेनिटी का देखो, अगर चलो यहीं पे बता देता हूँ एक बार, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि भाई कोई भी डिसीजन हो वो आप इंडिपेंडेंटली ले पाओ, बिना किसी के दबाव में और बिना किसी का फेवर किए हुए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्या, सॉवरेनिटी। और ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। जब अपन प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी इसका इतना ही काम है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, पहली चीज़ क्या हो गई भाई कि हमारी जो बॉडी थी, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको एक क्या बना दिया इन्होंने, सॉवरेन बॉडी, ठीक है, सॉवरेन बॉडी बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब खुद ही डिसाइड करेगी कि हमें क्या रखना है, क्या लेना है, क्या नहीं बना, क्या भारत के लिए कानून बनाना है, वो सब पूरा इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगी कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला पॉइंट हो गया, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में लगा लीजिए। अब क्या होता है, अब ये बताओ, इसको लेना है, किसी कानून को बनाने, लेने या रिजेक्ट कर, ठीक है, बनाने का या रिजेक्ट करने का, फॉर्मेशन का या रिजेक्ट करने का या अमेंड करने का पावर किसके पास होता है, लेजिस्लेचर के पास। किसके पास होता है, लेजिस्लेचर, विधायिका के पास। तो सर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थी, यानी कि अब ये क्या करेगी, अगर, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम कर रही है ये विधायिका का, तो ये एक तरीके से किस चीज़ का काम कर रही है, लेजिस्लेटिव बॉडी का,
यानी कि भारत के जब कानूनों की ये देखभाल ये देखेगी तो ये एज ए विधायिका की तरह काम करेगी, और बाकी जो दूसरे टाइम में जब संविधान को देखेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, ये बता रही है कि भाई साहब अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डुअल रोल में काम करेगी। ठीक है, दो रोल होंगे इसके। जब भी लेजिस्लेचर का काम करेगी तो इसे लेजिस्लेटिव बॉडी समझा जाएगा, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, तो और दोनों के याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड करेंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अपन ने बनाया था उन्हें परमानेंट क्या प्रेसिडेंट। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी आज के टाइम की जो जैसे लोकसभा या राज्यसभा जो भी चल रही है, वहाँ के जो स्पीकर वगैरह होंगे, यहाँ पे कौन रहेंगे, स्पीकर। ठीक है, ये कौन, यहाँ पे इनको प्रिसाइड, इस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा फंक्शन। अब तीसरे फंक्शन की ओर चलते हैं। तीसरे फंक्शन में क्या होता है, तीसरे में ये बदलाव आएगा कि भाई जो पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, अब मुस्लिम लीग की सीटों को हटा दिया जाएगा इसमें से। हमने पढ़ा था कितनी सीटें थी, 389। ओके, अब इसमें से 90 गया, कितनी हमारे पास सीटें बची, 299। ओके, 299। और इसमें भी जो इसकी रहेंगी, किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की, देसी रियासतों में 70 अपनी इंडिया की। पहले कितनी थी सर, 93। ओके, ये 3 चेंजेस आते हैं मेनली किससे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से। किसके ऊपर, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ये बदलाव होते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब लागू हुआ या कब एनफोर्स हुआ, एनफोर्स अधिनियम है ना, अधिनियमित करना, एनफोर्समेंट। एनफोर्स कब हुआ, ये हुआ सर 15 अगस्त 1947। ओके, ये हो गई कहानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए सर, होता क्या है कि अब हमें बनाना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाना है, संविधान। संविधान को बनाने के लिए सर कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं है कि भाई तुरंत बन गया 10-15 मिनट के अंदर, है ना, कट कॉपी पेस्ट कहीं से कर दिया, नहीं सर। और ऊपर से हमें अच्छा संविधान बनाना है। ठीक है, और सबसे सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है हम लोग। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, संविधान बनाना है। तो ये क्या होगी, एक वॉल्यूमिनस वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा वो है वॉल्यूमिनस, को क्या बोलूँ मैं हिंदी में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, सॉरी। तो वॉल्यूमिनस मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा काम था। ठीक है, छोटा मोटा काम नहीं था ये। जिस तरीके से अपन एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा एग्जाम है क्या भाई, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, यानी वॉल्यूमिनस पढ़ना पड़ता है, बहुत कई कई किताबें पढ़नी पड़ती है। तो उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी यही काम था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो क्या है, एक टफ टास्क है। ठीक है ना, एक कठिन काम है भाई। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, इसको अब जो है ना, क्या इन्होंने डिवाइड कर लिया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूमिनस या बड़े काम को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और कुछ कुछ काम जो है वो करेंगी, मतलब इसी काम को छोटे और बड़े काम को करने के लिए क्या करा, कमिटीज बना दी गई। ठीक है, और कुछ कमिटीज को बोला जाएगा क्या, मेजर कमिटीज, और कुछ को बोला जाएगा क्या, माइनर कमिटीज। ठीक है, कुछ को क्या बोला जाएगा, माइनर कमिटीज बोला जाएगा। देखो ऐसा सिंपल एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सर हमने क्या करा, कमिटीज बना दी। कमिटीज बना दी और कमिटीज दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ठीक है, मेजर हो गया, मेजर कमिटीज, और माइनर कमिटीज। ठीक है, अब देखो सिंपल, जैसे अपन तैयारी करते हैं भाई साहब, अपन किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम है हमारी तैयारी की तरह। कुछ सब्जेक्ट तो क्या होता है हम साल भर पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटी, यही वाला, हिस्ट्री, पढ़े ही चले जा रहे हैं, खूब पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, और फिर एक और कौन सा हो गया, और बताइए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और अपना ज्योग्राफी, सॉरी। ठीक है, ज्योग्राफी। तो ये सब चैप्टर क्या है, हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, ये आप देखिएगा, अपन इनमें ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि दूसरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, हो जाएगा सर, छोटा ही है। एनवायरनमेंट है, अरे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा आता है।
ठीक है, इस टाइप से जिनको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, वही क्या है, एक तरीके से ये क्या होगा, हमारे माइनर सब्जेक्ट जैसे कि आईपीआर का टॉपिक हो, ठीक है, इनको क्या है लेके चलते हैं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सर क्या, सेंसस। आपको पता है भाई 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, तो सबसे पहले इसको तैयार करो ना। क्यों दूसरे की तरफ भाग रहे हो? क्योंकि देखो, हमें क्या करना है, एंड ऑफ द डे नंबर गेन करना है। वो नहीं पूछेगा कि आपको मेजर मेजर सब्जेक्ट से लाने हैं या माइनर सब्जेक्ट से लाने हैं। आपने नोट भी करा होगा, लोग बस नंबर कि भाई 80+ स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैसे आ सकता है सर? या तो आपको बस क्वेश्चन देखना है मेजर और माइनर सब्जेक्ट से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। अब भाई पॉलिटी में मान लो टफ आ गया तो दूसरे सब्जेक्ट पे आपको जाना ही पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ से नंबर निकालने हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे नंबर ही आपको पार लगाएंगे। ठीक है, सो ऐसा ही इसी टाइप का काम अपना क्या हो गया, इस चीज का हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कुछ जो है मेजर रहेगी, कुछ जो है क्या रहेंगी, माइनर कमिटीज रहेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको, मेजर और माइनर कमिटीज को। ठीक है, ये अब देखो, बहुत जगह आपने देखा होगा, इस स्लाइड में थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, बहुत जगह क्या है, सीधा सीधा कमेटी लिखी रहती है, उनकी फोटो लगी होंगी। आपने ज्यादातर जो दूसरी क्लासेस हैं उसमें यही देखा होगा। ठीक है, कि भाई आपने तो 4 ही लिख दी, हमने तो कितनी कम से कम 7 से 8 पढ़ी है। तो बेसिकली देखो, टोटल कमिटीज तो अपनी कितनी होती है, 23 के आसपास होती है। इसका स्ट्रक्चर 15 प्लस, सॉरी 15 प्लस 3, ये सॉरी ये गलत है, आपको मिल जाएगी 8 प्लस 13, या कहीं कहीं ये 15 भी मिल जाती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज कहीं भी एक्चुअल में डिफाइन नहीं है कि कितनी है। ठीक है, बट ये है कि श्योर है कि मेजर कमिटीज हमारी कितनी है, 8 है मेनली। ठीक है, तो एक्चुअली आप जो अपने नोट्स बनाओगे ना, देखो क्या करोगे, आपने जो मेजर और माइनर बना लिया। ठीक है, अब उसके अंदर ना, मेजर के अंदर क्या करना, आप लीडर का नाम पहले लिखना। क्या लिखना, लीडर का नाम पहले लिखना। ठीक है, ये लीडर का नाम लिखने के बाद इनसे रिलेटेड जितनी कमिटीज है ना उनको रट लो आप। समझ रहे हो? तो काम क्या होगा, आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको यूनियन पावर कमेटी, यूनियन के फिर उसके बाद आप ये ड्राफ्टिंग कमेटी रट लिए, फिर उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रट रहे हो। इससे अच्छा क्या करोगे आप, लीडर के बेसिस पे रटो, तो इनको क्या होगा, आसानी से आप याद कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे कि अब देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को। इन्होंने कौन कौन सी कमेटी को प्रेसाइड किया या मेजर कमिटीज को हेड किया? तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, तीन हो गई। और इनकी एक कमेटी माइनर के अंदर है, जो ये है यहाँ पर, कहाँ गई, एक मिनट, ये जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो 4 कमिटीज हो गई। स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को भी क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये माइनर की हो गई। बाकी ये 3 हो गए, याद हो गए आपको, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। ठीक है, स्टेट्स कमेटी, ये तीन तीन हो गई आपकी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो भाई सबको ही पता है। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने प्रेसाइड करा था इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी को। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। समझ रहे हो कितनी हो गई, 1 2 3, और ये एक्सक्लूडेड एरिया भी जोड़ लिया तो 4। तो इन सबको प्रेसाइड कौन कर रहे हैं, सरदार पटेल जी। ओके, अब इसी कमिटीज के अंदर क्या होता है, 5 सब कमिटीज होती हैं। क्या होती हैं, 5 सब कमिटीज इसी कमेटी के अंदर चल रहा है, तीसरी कमेटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर पहली कौन सी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी। इसके अंदर कौन है, जेबी कृपलानी इसको प्रेसाइड कर रहे हैं। ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी, एचसी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और आसाम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी को कौन कर रहा है, गोपीनाथ बारदौली। ये थोड़ा नाम अजीब सा सर, देखो कुछ जो नाम अजीब से मिलेंगे ना, उनको जो है ना याद कर लो एक बार। एक्चुअली होगा क्या, आपको कभी कभी क्या करेगा वो, उल्टा सीधा ऑप्शन में डाल के ना, कभी नाम ऐसा दे देगा, मान लो ये गोपीनाथ बारदौली का नाम आ गया, तो आप कहोगे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं सर, आपने पहली बार नहीं सुना, आपने यहाँ सुन लिया है इसको। ठीक है, तो इनको ना कभी कभी सारे नाम ना याद करके कुछ अजीब से नाम भी याद कर लिए जाए ना, तो अपना क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये जो ये कौन सी कमेटी है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी, इसको कौन, एवी ठक्कर, एवी ठक्कर ये भी है। ठीक है, एवी ठक्कर। फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट एंड ट्राइबल एरियाज, सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरियाज। ठीक है ना, ये इधर साइड के एरियाज की सब कमिटीज। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट एरिया इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर की कमिटीज सब कमिटीज का है। ठीक है, इसको किसको किया जा रहा था, किसके द्वारा हेड किया जाता, सॉरी यहाँ पे नाम जो है ना चेंज हो चुका है आई थिंक, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। सो इसको मैं आपको नोट डाउन कर दूंगा अभी, इसका नाम कहीं ना कहीं मिस हो गया है, सॉरी, है ना।
तो इसको अभी छोड़ दो आप, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बता दूंगा, ठीक है। अब अगले हैं ये हमारे कौन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इनको कौन प्रिसाइड कर रहा है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर प्रधान राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखिएगा। अब यहीं पे ये किस चीज को प्रिसाइड कर रहे थे, ये भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड कर रहे थे। अब आप मेरे को बताइए जनरल असेंबली को या लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड कौन कर रहा था, अपन ने अभी नाम पढ़ा था, ठीक है। अब आती है बात माइनर कमेटी, माइनर कमिटीज की। माइनर कमिटीज के अंदर हम देखेंगे किसको, फाइनेंस और स्टाफ कमेटी। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का और फाइनेंस स्टाफ कमेटी का ये कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद। तो बेसिकली राजेंद्र प्रसाद जी की कितनी होगी, 4 कमेटीज हो गई, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग हो गया। एडॉक, एडॉक का मतलब क्या होता है, एडॉक का मतलब होता है सर टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, इसका टेम्परेरी होता है, ठीक है, टेम्परेरी। और इसको हिंदी में अगर प्रशासनिक शब्दावली में देखेंगे तो इसका तदर्थ होता है शायद, है ना, तदर्थ। ये हो गया। तो 4 कमिटीज हो गई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गया, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी हो गया, एडा कमेटी ऑन दी नेशनल फ्लैग हो गया। अब ये क्रेडेंशियल कमिटीज, इसको कौन देख रहा है सर, ये देख रहे हैं कौन, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। हाउस कमेटी और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ये कौन देख रहा है, पट्टाभी सीतारमैया। इनका सर रोल रहा है, आपने पढ़ा है कहाँ, 1939 त्रिपुरी सेशन, ओके। और एमपी से रिलेटेड भी रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है। तो हाउस कमेटी और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, सीसीपी, इन दोनों में कौन रहे हैं, पट्टाभी सीतारमण। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी जी, ठीक है, के एम मुंशी जी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंक्शंस को कौन देखेगा सर, ये होगा जीबी मावलंकर, ओके। अब एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये भैया एस वरदाचारी, ठीक है। ये हमारी असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसको प्रिसाइड किया हुआ है। ऐसे एक बंदा और मिलेंगे आपको, ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ये एस के धर, और ये एस के धर का नाम अभी एक बार और सुनेंगे आप, ठीक है। ये भी असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं, सो इनका नाम भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन दी नॉन ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल प्रोविजंस किसके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था, अभी अपन देखे थे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ऊपर, फाइनेंशियल प्रोविजन, इसको कौन कर रहे हैं भैया, नलिनी रंजन सरकार, नलिनी रंजन सरकार को, ठीक है। ये हो गया, तो ये सब है अपने यहाँ, ठीक है। ये नीचे सबसे नीचे 10th वाले भी देख लीजिएगा इनको एक बार, कौन है ये, प्रेस गैलरी कमिटी, उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। और ये 13th एक कमिटी है, एडॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, इसको वर्दाचारी। ऐसे वर्दाचारी अभी अपन ने एक और देखे, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, और कौन हो गया, सिटीजनशिप वाले, सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप, इन दोनों में कौन होगा, एस वर्दाचारी, ठीक है, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं रहे हैं। तो इनकी 2 कमिटीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसान बना लेना, किसके, लीडर, लीडर के बेसिस पे नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। बाकी अदरवाइज एक एक याद करेंगे तो सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, पूरा फैक्चुअल है सर, पहले ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले प्लीज एक बार हिंदी में देख लीजिएगा इसको, ठीक है। पूरे तरीके से मेरे पास हिंदी मीडियम अभी अवेलेबल नहीं है, बट नाम तो सर इनको हिंदी में क्या करना है, बट बाकी ये जो कमिटीज के नेम है एक बार हिंदी में आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सर ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। अब देखो क्या होता है ड्राफ्टिंग, सर ड्राफ्टिंग क्या होती है, कोई कुछ भी चीज बनती है, ठीक है, उसका जो कच्चा खाका तैयार करते हैं उसी को ड्राफ्टिंग बोला जाता है सर, ठीक है। अब गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम वगैरह बनती है तो सर वो स्कीम स्कीम ऐसी नहीं बन जाती सर, पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, हर चीज का क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो सर इसके लिए भी क्या हुआ, ड्राफ्ट बनाया गया, और ये ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसको प्रिसाइड किसने किया, इसको प्रिसाइड किया सर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। इन्हीं को बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है। इन्हीं को आज के टाइम का मॉडर्न मनु, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग टाइटल से और अलग अलग है ना संज्ञा से इनको जाना जाता है। सो ये कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी सर सेटअप कब हुई, ये तारीख सर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 3 स्टार पूछेगा आपसे ही, ठीक है। सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ये क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब इसके अंदर मेंबर कौन थे सर, मेंबर्स बिल्कुल आपको याद रखने हैं सर, एक एक मेंबर्स याद रखना है, ठीक है। प्रिसाइड हमने किया, किसने किया ये हमने देख लिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राय, माधव राव एंड टीटी कृष्णमाचारी। एक हमने अभी वाइस प्रेसिडेंट पढ़े थे वो वीटी थे, ठीक है ना, वीटी। यहाँ पे कौन है, टीटी, संविधान बनाना टीटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, टीटी। अब इन्होंने बेसिकली ये क्या था, ये शुरुआत में ये दो लोग इनिशियली शुरुआत में मेंबर नहीं थे, ये कौन थे, ठीक है। इन्होंने किसी ना किसी को रिप्लेस करा, इन्होंने किसको रिप्लेस करा, बी एल मित्तर जी को, और टीटी कृष्णमाचारी ने किसको रिप्लेस करा, डीपी खेतान को, ओके। अब ये हो गया सातों मेंबर्स, ठीक है। अब सर ये बता दिए याद कैसे हो आसानी से, तो सर अंबेडकर जी तो आपको याद है ही। अब देखो 2 हो गए अपने, एक अयंगर और एक अय्यर, 3 अपने, और
3 बंदे हो गए एम नाम से, कौन? मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, ठीक है, और एक हुआ कृष्णमाचारी। ये जो लोग क्रिकेट देखते हैं, ये कृष्णमाचारी नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, एक प्लेयर है बहुत बड़े साउथ के, ठीक है, उनका कृष्णमाचारी का कृष श्रीकांत करके जो नाम लिखते हैं वो, ठीक है। तो ये बंदे होगा, ठीक है, याद हो गया आपको। तीन तीन एम से हो गए और तीन साउथ के हो गए, एक अयंगर, अय्यर और कृष्णमाचारी, ए के या ए कर लीजिए, ऑल्सो नोन एज, अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना मैसेज के अंदर, ऑल्सो नोन एज ए। और तीन एम से हो गए, एम से कौन कौन हो गया? मुंशी जी हो गया, मोहम्मद शादुल्ला हो गया, माधव राव हो गया, ठीक है। अब ये क्या करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है सर कितना, 141 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 141, 141 डेज के लिए बैठती है, ठीक है। और ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लेती है। अब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिंबल अडॉप्ट किया जाता है। ये सर सिंबल क्या था? सिंबल था सर हाथी का, एलिफेंट, एलिफेंट का सिंबल यूज किया जाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इसको पहले ही बोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब एक क्या होते हैं, कुछ और लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, डिजाइन वगैरह, जो प्रीएम्बल का डिजाइन हो गया, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेजेस बनेंगे, उसकी कैलीग्राफी कैसी होगी, कैलीग्राफी मतलब होता है हैंड राइटिंग वगैरह, ठीक है, जो लिख रहा है बंदा, ठीक है, ये लेख कैसा होगा। तो ये कैलीग्राफी जो तैयार करते हैं, ये होते हैं भैया प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये PBNR, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। और ब्योर राम मनोहर सिन्हा, ये भैया क्या करते हैं, जो आसपास की फूल पत्तियां और ये सब जो होता है ऑर्नामेंटेड ब्यूटीफुल, जो डेकोरेट किया जाता है आसपास, अपन ने प्रियम्बल या जो आपने कभी देखा होगा, तो आसपास क्या है, ये पत्ती पत्ती टाइप की बनी होती है, ठीक है ना, ये पूरा डिजाइन बना होता है। इस चीज को तैयार किसने किया है? ये इसी ने, इन्हीं ने, कितने? ब्योर राम मनोहर सिन्हा जी ने, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या होता है, ये सर जो हमारी कांस्टेंट, ये तो हमने सिंबल अभी आपको बताया मैंने, एलिफेंट ही हमारा सिंबल होता है, ठीक है, ये ऐसा, ये चीज थी, ठीक है। अब क्या होता है सर, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कितने सेशंस टोटल में मिलती है? तो टोटल हमारे कितने सेशन होगा? 11। लेकिन याद रखिएगा लास्ट में ये एक सेशन में और मिलती है, मेट वंस अगेन, ठीक है। ये कौन से सेशन में मिलती है? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, जब सारे मेंबर्स क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर सिग्नेचर कितने लोगों ने किया? तो सर देखो, 299 लोगों ने सिग्नेचर किया, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, कंप्लीटली सॉरी, 389 हमारे पास टोटल मेंबर्स थे, 299 बचे, ठीक है, जब मुस्लिम लीग चली गई। और हाँ, एक एक अपन ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है यहाँ पे, एक मिनट, ये 299 में सर जो हमारे जैसे 389 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था कि सर 296 तो हमारे कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, और 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। तो अब ये 296 घट करके कितना हो जाता है, ये 296 घट करके हो जाता है 229, कितना हो जाता है? 229, जो अपन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में सर वहीं पे ऐड कर लीजिएगा इसको, क्या होता है, ये 299 में से 229 कौन से होते हैं? ब्रिटिश प्रोविंस के, ब्रिटिश प्रोविंस का। और जो प्रिंसली स्टेट से जो जो कितने थे, 93 थे, वो घट के बच जाते हैं कितने, 70, ओके। तो ये कितना हो गया, 229 प्लस 70, 299, ओके। यही अपना क्या, सी सेट पेपर 2 ऐसे ही निकल जाएगा सर, ठीक है। और इसी के अंदर अब अपना क्वेश्चन क्या था कि सर साइन कितने, ये इतने लोगों ने साइन किया, 284 लोगों ने सिग्नेचर किया, ठीक है। अब क्या होता है सर, देखो क्या होता है, ये तो हमारे हो गए सेशंस की, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने सेशन के लिए बैठी सर, 11 सेशन के लिए बैठी, लेकिन एक बार और सेशन में मिलती है, तो इसीलिए आखिरी सेशन किसको माना जाता है, इसको माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अब ये सर ड्राफ्ट गया, सर अब ये ड्राफ्ट क्या हुआ, इसको एनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ड्राफ्ट को एनेक्ट किया जाएगा। अब आज आज के टाइम पे भी असेंबली के अंदर गवर्नमेंट बजट या कोई बिल आती है, तो वो भी क्या होता है, एनेक्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है सर, जैसे ही ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, वो क्या होता है, रीडिंग के लिए आता है, ठीक है। तो ये बिल भी क्या हुआ, जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो B.R. अम्बेडकर जी ने क्या करा, फाइनल ड्राफ्ट जब बन गया, तो इसको असेंबली में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और ये पहली रीडिंग के लिए आया। पहली रीडिंग में क्या होता है सर, पहले तो ये 4 नवंबर को आया, और पहली रीडिंग के अंदर बस इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे माननीय सदस्य जो बैठे रहते हैं, सांसद वगैरह, या जो यहाँ पे कौन होंगे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो ये लोग क्या करेंगे, केवल जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
पहली रीडिंग इन्होंने करी तो लोग इसमें आपस में जो सदस्य क्या करेंगे, केवल जनरल डिस्कशन करेंगे। और ये कितने दिन चलता है सर? 5 दिन चलता है। 4 नवंबर को आएगा और 9 नवंबर को, ठीक है, खत्म हो जाएगी। फिर सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होगा? अब ये सेकंड रीडिंग जब होगी ना, तो इसी में क्या होगा, लोग अपने अपने प्रपोजल, जो दूसरे सदस्य रहेंगे ना, वो अब इस पे जो है ना, लोग प्रपोजल्स रखेंगे, अमेंडमेंट रखेंगे, अप्रूव करेंगे, जो भी होगा सर। इसके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होती है हमेशा किसी भी बिल की, वो सेकंड रीडिंग होती है। इसी में ही सारा बिल जो है ना डिसाइड होता है। इसी में पूरा डिबेट डिस्कशन अच्छे से चलेगा, ठीक है। फिर ये चीज, अब देखिए, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, तो सर देखिए ये बहुत लंबा चला। 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चल रहा है सर? 17 अक्टूबर 1949 तक। समझ रहे हो सर कितना लंबा हो गया ये इतना? अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है, ये ड्राफ्ट रखा जाएगा सर, और ये फाइनली किसके लिए? वोटिंग के लिए, ठीक है। और ये पास हो जाएगा कब सर? ये पास होता है कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये पास हो जाता है। और इसी दिन क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया सर। क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कितने होते हैं? एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, इतनी चीज होती है। ये सर नंबर याद कर लीजिएगा आप। ये पूछ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ तो उसमें क्या क्या था। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को, देखो अब ये मैंने क्यों लिखा है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। एक हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल 394, ठीक है। अब चीजें होती क्या है, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी सर प्लीज याद रखें, दो शब्द हैं, एक एनेक्ट और एक हो गया कमेंस। क्या हो गया? कमेंस, कमेंसमेंट, ये वर्ड आएगा सर, समझ। अगर आपको ये वर्ड मिलता है कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट कब किया गया, या दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि कमेंस कब किया गया, ठीक है, कमेंस होता है लागू होना, और ये होता है अधिनियमित कब हुआ, अधिनियमित। अगर ये शब्द मिलेगा, ये शब्द, तो आंसर ये होगा। और अगर ये शब्द मिलता है, कमेंसमेंट मिलता है, तो आंसर ये होगा। सर फिर बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का वर्ड यूज रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था सर, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट करके शायद, है ना, आर्टिकल 108 से। तो सर लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ोगे ना सर, हिंदी मीडियम के अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो उसमें कहीं भी इंटेंशन का हिंदी कहीं यूज नहीं करा गया, ठीक है, जो संविधान में यूज किया गया। तो ये वर्ड केवल इंग्लिश मीडियम की लक्ष्मीकांत में यूज करा गया। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने पर्सनली देखा हुआ है ये, ठीक है। एक फ्रेंड है मेरे हिंदी मीडियम के, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तब हमने लक्ष्मीकांत चेक की थी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो इंग्लिश का ही यूज करिएगा आप, ठीक है। सो डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, कमेंसमेंट वर्ड पे सर गठान मान लीजिए, यही आएगा। और ये एनेक्टमेंट आएगा तो ये आएगा। और बाकी हमने सर 26 जनवरी 1950 क्यों क्यों लिया सर, क्यों माना, समझ रहे हो? इसका रीजन सर सबको पता हुआ है, वही पूर्ण स्वराज जो बिल पास हुआ था, ठीक है। उसमें हमने 26 जनवरी को पहली बार सेलिब्रेट किया था 1930 में, रावी नदी के किनारे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है उसी दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा, अपना संविधान जो है ना कमेंस करने का, लागू करने का फैसला लिया था, ठीक है। सो ये हो गया अपना एनेक्टमेंट की पूरी कहानी। ओके, समझ में आ गई क्या क्या था सर? 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल के साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अधिनियमित किया, एनेक्ट किया। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए सर, अब क्या कहानी है। अभी ये तो हो गया पूरा सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया, हमने पूरा बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अब सर इसके अंदर अगला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था सर, कंपोजिशन। एक तो कंपोजिशन अपन ने देख ली सर मेंबर के बेसिस पे, कि मुस्लिम लीग कितना जीत के आई, है ना, कांग्रेस कितना जीत के आई। फिर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसने सर कैसे डिवाइड कर दिया, 229 बना दिया और सर 70 बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अब रीजनल बेसिस पे, एक मैंने कहा था क्षेत्रीय आधार पे, और एक जेंडर के आधार पे। तो क्षेत्रीय आधार पे हम, हमारे लिए काम का क्या है सर, कि हम क्या की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी। तो हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, एमपी। और एमपी उस समय था नहीं, उस समय क्या था, सीपी प्लस बेरार। क्या था, सीपी और बेरार। तो सर इसी के अंदर कौन कौन लोग असेंबली में गए हमारे स्टेट से, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना। और एक आज वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, वुमेन, महिलाएं। तो महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन दिया गया। कहा जाता है कि सर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला, किसी भी कम्युनिटी का। वो बात अलग है कि सर किसी के मेंबर, सबके मोस्टली ज्यादातर जो वल्नरेबल सेक्शन था उनके एक एक मेंबर को ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन सबका था। और ये हम देख चुके हैं कि एक एक सदस्य कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था सर, 1 मिलियन को। 1 मिलियन सर क्या है, 10 लाख, ठीक है। और आप बताइए रिवीजन के तौर पे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसी बॉडी थी, इलेक्टेड बॉडी थी या नॉमिनेटेड बॉडी थी। अगर इलेक्टेड थी, है ना,
तो सर कौन सा इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन था या इनडायरेक्ट इलेक्शन था? चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हमने वो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला है, और हमने सर पता है कि कितनी वुमेन्स हैं, 15 वुमेन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सर उनके बारे में बारी बारी जानते हैं। अब देखिए, वी द वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके में क्या है कि मैंने इस स्लाइड में आपको पहले 15 नाम बताने की कोशिश की है। हमारा माइंड सर, पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को सर ये बताइए कि मुझे 15 लोगों के नाम पता है, तभी तो उनके आगे बारे में जानोगे सर। छोटे में जब बचपन में हम लोग, है ना, चीज़ों को क्या करते हैं, पहले अपन रिकॉग्नाइज करते हैं वो बंदा है यार, देखा हुआ है, ठीक है, कि इस बंदे को मैंने देखा है, ऐसा है ऐसा है, फिर तभी उसके बारे में आगे ये कौन लगता है क्या लगता है वो तो बात की बात है सर। पहले क्या है, रिकॉग्नाइज करना सीखिए सर। अपने माइंड को बताइए कि मुझे 15 नाम याद है, उसके बाद उनके बारे में जो डिटेल है वो अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सर, ठीक है, हम इन 15 के नाम पहले देख लेते हैं, एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने माइंड को समझा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, इनके बारे में एक एक से समझेंगे। सो पहला नाम क्या है, सरोजिनी नायडू। इन सब के बारे में आई थिंक सबने सुना होगा। अब देखिए, इन 15 से में से भी अपने को सर क्या करना है, मेनली याद रखना है कि सर इन 15 के नाम याद हो जाए, और इसमें से मेनली किसका क्या, एक एक देखो, मैं बता दूंगा आपको 3 से 4 पॉइंट, और ये भी मैंने कम डाला है, काफी पोर्शन, कम से कम 7 से 8 पॉइंट थे पहले से, बट मैंने उसको कम करके 2 से 3 पॉइंट में सम अप कर दिया है। अब सॉरी, आपको भी क्या करना है, इसको जो है 2 से 3 पॉइंट अगर आपसे याद नहीं हो रहा, केवल एक एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, पूरी भीड़ है, जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम है, मान लो 10,000 भी, 10,000 तो नहीं, सॉरी, कम से कम 20 से 25,000, ठीक है। इन सबको सर, जो मेन है उनके बारे में तो पता ही है, ठीक है। अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है सर, क्योंकि आप फिर, इन लोग अगर भीड़ से पीछे रह गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आगे निकलने का स्कोप ज्यादा बचेगा नहीं, और इस बार वैकेंसी वैसे ही कम है। सो क्या करते हैं, चलते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, इसको इरेज कर दूं। चलिए, ठीक है। आई एम श्योर सरोजिनी नायडू का नाम सभी ने सुना होगा, सुचिता कृपलानी इनका भी नाम सभी ने सुना होगा, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीन, बेगम एजाज रसूल, इनका नाम सर, जो लोग हॉकी खेलते हैं सर उन्होंने जरूर सुना होगा, ठीक है। ये दक्षयानी वेल्युथान, इनका, विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम सुना होगा, राजकुमारी अमृता कौर, इनका भी नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, हंसा मेहता, इनका नाम सुना होगा, दुर्गाबाई देशमुख, इनका भी नाम सुना होगा। अब देखिए, मालती चौधरी जी, इनका नाम शायद बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, लीला रॉय, इनका भी, ये इधर साइड के नाम जो है ना, ये बहुत कम लोगों ने सुने होंगे सर। लीला रॉय, रेणुका रॉय, कमला चौधरी और पूर्णिमा बैनर्जी, इन लोगों के नाम बहुत ही कम लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस स्लाइड से आप जो है ना, पहले इनके नाम को याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही है फिर भी एक बार देखिए, एक दो बार देखिए बस, ठीक है। फिर एक दो दिन बाद, दो दिन बाद इसी स्लाइड को एक बार और देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में इसकी फोटो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सो आपको जल्दी से आसानी से नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अब इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं सर, कि कौन क्या थी, ठीक है, कौन क्या थी। अब सबसे पहले क्या, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। ये क्या सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है। कहाँ से आती है, मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कहाँ चला गया, मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, इनका बर्थ सर केरला के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, 1917 में मद्रास में ये फॉर्म करती हैं, ठीक है, वुमेन इंडिया एसोसिएशन, वुमेन इंडिया एसोसिएशन की, ठीक है ना। और यही पहली एसोसिएशन होती है जो डिमांड करती है सर कि एडल्ट फ्रेंचाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार, और संवैधानिक अधिकार किसको मिले सर, वुमेन्स को। कौन मांगता है सर, अम्मू स्वामीनाथन, ओके। तो ये याद हो गया होगा आपको, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। केरला में जन्म जन्म होता है इनका, ठीक है। और एक और ये अच्छा फैक्ट बताता हूँ सर, इन्हीं की, आपने आई एम श्योर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो सर फिर भी आपने एक नाम जरूर सुना होगा, कौन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। तो ये जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, ये इन्हीं की बेटी होती है, ठीक है। प्लस एक और मेरे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक और महिला है जिनका नाम सुना होगा, मृणाली साराबाई करके शायद नाम है ना, मृणालिनी साराबाई। तो ये भी सर क्या है, इन्हीं की बेटी है, ठीक है। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, तो सर उसमें इनको किसी और की बेटी बताया गया, बट मैंने रिसर्च करी है तो यही है, जहां तक बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल पढ़ के बता रहा हूँ आपको, अम्मू स्वामीनाथन। अब ये हो गया, अब चलते हैं सर सुचिता कृपलानी जी के। सुचिता कृपलानी, ये सर क्या है,
इन्होंने वुमेन विंग बनाई थी कहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के अंदर ही महिला महिला विंग, ठीक है। ये कब बनाई थी सर, 1940 के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं इंडिया की, ठीक है ना, सॉरी, किसी किसी स्टेट में अपॉइंट होने वाली पहली मुख्यमंत्री हैं ये, सुचेता कृपलानी, 1963 में, कहाँ की, यूपी की सर, ठीक है। ये क्वेश्चन सर कभी कभार ये बन जाता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस करा, तो वो आप देख लीजिएगा, इन्होंने सर किसको रिप्लेस किया, ठीक है। ये हो गया। अब एक है दक्षायणी वेल्युधान, ठीक है। ये क्या है सर, ओनली दलित वुमेन मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्या है, ओनली दलित वुमेन मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और सबसे ज्यादा यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाली, यंगेस्ट, ठीक है, 34, मात्र इनकी उम्र कितनी है, 34 ईयर, 34 ईयर एज में, ठीक है। और ऊपर से दलित, मतलब दलित को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और दलित में भी किसको, महिलाओं को। और ऐसा माना जाता है सर कि जो ये बेसिकली केरला से आती थी ये, ठीक है। और इन्होंने पहली दलित वुमेन माना जाता है जिन्होंने ग्रेजुएट करी इंडिया में, ग्रेजुएट की, ठीक है। और वॉज द फर्स्ट जनरेशन वुमेन टू बी एबल टू कवर देयर अपर बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, केरला के अंदर आपने जो लोअर कास्ट की हालत थी वो बहुत बेकार थी, और वुमेन को जो है ना अलाउड नहीं था कि वो, ठीक है, ऊपर के क्लोथ्स वगैरह पहने। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने जो है ना अपर, अपने ऊपर के बॉडी पार्ट को कपड़े से कवर किया, मतलब क्लॉथ्स पहने थे बस, ठीक है। और शी वॉज नॉमिनेट टू द असेंबली फ्रॉम, आती कहाँ से, मद्रास से नॉमिनेट होती है, मद्रासी कौन आया था सर, अम्मू स्वामीनाथन जी, ठीक है। और अगेंस्ट दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द, अब देखो, मतलब जिन्ना जी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब सेपरेट इलेक्टोरेट कितनी खतरनाक चीज है, बट इनको देखिए कितनी अच्छी चीज है कि इन्हें पता चल गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कर रहा है सर, देश को कहीं ना कहीं एक खाई क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो, दूरियां आ रही हैं लोगों में कि भाई एक कम्युनिटी वोट डाल रही है दूसरी कम्युनिटी को, उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को सर वोट डालने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट में यही तो था। तो सर इसी चीज को जो है ना, ये इसके खिलाफ हो जाते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए दलित्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट जब एक प्लान था सर, कौन सा, मैकडोनल्ड, है ना, डिक्लेरेशन लेके आते हैं एक, उसी के अगेंस्ट में एक प्लान, सॉरी, एक पैक्ट होता है सर, उस पैक्ट का नाम बता दीजिए आप, चलिए बता दिया होगा आप सभी ने, पूना पैक्ट। तो उसी में सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस करके क्या किया जाता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट बना दिया जाता है, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था, इस चीज को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इन्होंने सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला जागृति परिषद बनाई थी दिल्ली के अंदर 1977 में, ये याद रखिएगा सर, 1977 में, ओके। तो ये हो गए इनके पॉइंट, केवल दलित वुमेन, ओनली दलित वुमेन मेंबर थी, सबसे यंगेस्ट थी, और पहली दलित थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया, और मद्रास सीट से ही आई थी चुन के। अब चलते हैं सर एनी मस्करीन, ये भी क्या है, केरला से है, ठीक है। सी वॉज वन ऑफ द लीडर जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन के अंदर, त्रावणकोर स्टेट था, देखिए पॉइंटर कहाँ गया सर, त्रावणकोर, त्रावणकोर स्टेट को इंटीग्रेट करवाने में इंडिया के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और यही जो है पहली लोकसभा के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर चुन के आती है 1951 के अंदर, ये होती है एनी, कौन होती है, एनी मैस्करीन जी, ठीक है। अब सर कौन, सरोजिनी नायडू, इनका नाम आई एम श्योर सबने सुना है, हम सबने सुना होगा, ये पहली भारतीय महिला होती हैं जो क्या प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बनती है किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब बनती है सर, 1925 में। ये सेशन कहाँ होता है सर, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके, ठीक है, पूरा डिटेल के बारे में। फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है सर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये इनका टाइटल होता है, क्या होता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये इनका टाइटल है। और 1931 में ये गांधी जी के साथ, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी में ये जाती हैं किसके साथ, गांधी जी के साथ। आरटीसी, अच्छा आरटीसी क्यों होती है सर, इसका आपको पता होना चाहिए, आरटीसी कितनी आरटीसी हुई, है ना। और आरटीसी, पहली आरटीसी हुई, ठीक है। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया था, और एनसीईआरटी लिखती है कि कांग्रेस नहीं आई, इसका मतलब ये है कि भैया ऐसी रामायण हो गई जिसमें राम और सीता नहीं, विपिन चंद्रा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब, और ये पहली महिला गवर्नर बनती है, ये हम सबको मेनली ज्यादातर लोगों को ये पता होता है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, रही नियुक्त की गई थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और सुचेता कृपलानी भी कहाँ पे सीएम बनी थी सर, उत्तर प्रदेश में, कब बनी थी, 1963 में, ओके। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, दोनों याद रखिएगा सर, ठीक है। ये क्या बनी है सर, राज्यपाल बनी है, ठीक है। और 1931 में क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गई, ठीक है।
और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनका टाइटल था, और पहली महिला जो अपॉइंट हुई थी इंडियन, अच्छा पहली ये भारतीय महिला रही है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और पहली महिला कौन रही है जो अपॉइंट की गई थी, कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, पहली फर्स्ट फीमेल। सर पता होगा आप सबको, कौन? एनी बेसेंट। कब हुई थी सर? 1917। ठीक है ना। सो चलते हैं आगे। विजय लक्ष्मी पंडित, ये सर किसकी बहन थी सर? आई एम श्योर सबको पता होगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर होती हैं ये, और ये डिप्लोमेट अपॉइंट किया जाता है इनको यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है, 1946 से 48 तक, फिर अगेन 52 से लेकर के 53 तक अम्बेसडर, और इनको अम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है कहाँ पे? मॉस्को के अंदर, मैक्सिको के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, वाशिंगटन यूएसए, इंग्लैंड और आयरलैंड के अंदर। और ये पहली महिला होती हैं जो प्रेसिडेंट बनती हैं किसकी? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सभा की। ठीक है, आम सभा की। और गवर्नर, और यही क्या होती है जब ये वापस आती हैं, है ना, इंडिया, तो इनको क्या, महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। समझ गए? राजकुमार। अब अगला कौन? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इनको बेसिकली कहा जाता है, ये टाइटल किसने दिया था? न्यूयॉर्क टाइम्स, जो यूएसए का न्यूज़पेपर था, उन्होंने इनको राजकुमारी का टाइटल दिया है। ठीक है, अदरवाइज इनका नाम अमृता कौर। और 1927 में इन्होंने क्या करा? ठीक है, मार्गरेट कॉजिन के साथ मिलकर के एक क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है क्या? एवक, AIWC, एवक। अच्छा, ऐसा ही एवक से रिलेटेड ऐसे ही एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ऑटक किसने बनाई थी? AITUC, ऑटक। इसको कहा जाता है ऑटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऐसे ही इन्होंने क्या बनाई है? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 के अंदर आपको, ठीक है, समानता का अधिकार मिल रखा है, 14, 15 और 16 में, इसके अंदर जो है इसको सपोर्ट किसने किया? इन्होंने ही किया था। सी वॉज द, और ये पहली आजाद भारत की पहली मिनिस्टर रही है जो कि किस चीज की मिनिस्टर थी? हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, और इन्होंने ये इस ऑफिस को कितने साल तक? 10 साल तक होल्ड किया था। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एस्टेब्लिश करने में किसने हेल्प करी सर? इन्हें नहीं करी, राजकुमारी अमृता कौर ने। सी वॉज द फर्स्ट फीमेल, और पहली महिला, और पहली एशियन प्रेसिडेंट बनी किसकी? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। ठीक है, ये होती है एशियन प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा सर, एशियन, नहीं तो आप बोलो कि सर ने गलत पढ़ा दिया। क्या है? एशियन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। ओके, अब बात आती है कौन? पूर्णिमा बनर्जी, ये वन ऑफ द माय फेवरेट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली फेवरेट का मतलब ये है कि सर जब इनका बारे में पढ़ा गया तो सर बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने जो है ना कमेंट किया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये है, वो है, मतलब काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने अपने राय रखे थे। तो इसीलिए जो है ना इनको जो है क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से आती है सर? यूनाइटेड प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश है, आज का यूपी। आज का यूपी, पहले का ब्रिटिश प्रोविंस में क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, नाउ अब अगला इनका क्या एक ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने जरूर आर्टिकल 22 पढ़ा होगा संविधान का, जिसके अंदर क्या होती है? दो टाइप की डिटेंशन होती है। देखिए, पुलिस आपको पकड़ेगी ना। अच्छा, डिटेंशन में और अरेस्ट में आपको फर्क पता है क्या? डिटेंशन और अरेस्ट, देखिए क्या होता है। पुलिस आती है, आपने नाटक देखा हो, सीरियल देखते हैं अपन लोग, ये भाई साहब है, ठीक है, अपराधी, या अपराधी है नहीं है अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, ये है कौन? हमारी पुलिस। ये सर इनकी कैप हो गई। ठीक है, ये आए इनको पकड़ने। ठीक है, और ये है हमारा क्या? जेल। ठीक है, अब क्या होगा? ये इनको दिखाएंगे क्या कि भैया आपको जो है हम क्या कर रहे हैं? अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनको पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? जेल। ठीक है, यहाँ से इनके घर से उठा करके इनको जेल तक ले जाने का जो रहेगा, इसको बोलते हैं क्या? अरेस्ट। और जब ये जेल में चले, जेल में बंद कर दिया जाएगा, इनको बोला जाएगा क्या? डिटेंट। इनको बंद कर दिया गया, डिटेंशन। और ये डिटेंशन दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है प्यूनिटिव। ओके, सो इसको डिस्कस करेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, अभी केवल इतना ही। प्रिवेंटिव डिटेंशन, सॉरी, आर्टिकल 22 मस्ट, अब इन्होंने एक चीज बोली कि ये प्यूनिटिव डिटेंशन है,
इसको क्या कहते हैं, सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसको क्या आप क्या करना चाहिए, इसको जो है ना कुछ टाइम लिमिट के अंदर जो है ना पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड, ठीक है, कि मतलब आप कुछ समय तक ही रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने कर लिया, मतलब आपने बिना कोई उसने देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, वो डिटेंशन होता है जिसमें क्या कहते हैं, किसी आपने क्राइम नहीं करा बट फिर भी आपको लग रहा है कि ठीक है ना, अब जैसे ठीक है पुलिस को लगता है कि नहीं यार आप लोग जो है पटवारी के लिए आंदोलन कर सकते हो, ठीक है, पकड़ के जेल में डाल दिया, तो ये हो गया प्रिवेंट, अभी आपने करा नहीं है, उनको लग रहा है, ठीक है, या ठीक है जैसे इलेक्शन होता है, अभी जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो जितने भी ये सर ब्लैक लिस्टेड माफिया वाफिया होते हैं ना सर, ये क्या होते हैं, पुलिस वुलिस जाएगी पहले ही इनको दे दे क्या करेगी प्रिवेंटिव डिटेंट, कि भाई ये लोग जो है ऊधम ना मचाएं या कुछ ऐसी घटना है ना करते हैं जिससे जो है इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो इनको क्या करते हैं चुनाव के समय के लिए इनको क्या करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही सर अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जब होता है ना तो सर इसके अंदर कोई टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि अब आपको बंद कर दिया आप कर सकते थे और आपका जो है ना कब तक बंद रहेंगे सर ये पता ही नहीं है, तो इसको क्या होता है एक टाइम लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस चीज को सपोर्ट कौन करता है, ये करती है कौन, पूर्णिमा बनर्जी। और ये प्रियम्बल के अंदर सॉवरेनिटी क्या, सॉवरेनिटी जो है हम भारत के लोगों के द्वारा, द पीपल ऑफ इंडिया, जो पहली लाइन है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये लाइन इन्हीं ने ऐड करवाई, मतलब इन्हीं ने सपोर्ट करा था इस चीज को कि ये लाइन होनी चाहिए। और राज्यसभा मेंबर्स जिनकी एज लिमिट कितनी है सर, 35 से 30 ईयर से हम पढ़ते हैं, इस चीज को भी इन्होंने ही सपोर्ट किया था, किसने, पूर्णिमा बनर्जी जी ने, तो ये था इनका योगदान। ओके चलते हैं आगे। अब कौन है अगली, लीला रॉय, ये क्या होती है भैया, क्लोज एसोसिएट रही हैं सर सुभाष चंद्र बोस की, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, ठीक है, कब बनाया था सर इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक मेजर इवेंट हुई थी उसको उस इवेंट के बाद ये चीज को बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और इन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था दीपाली संघ, क्या नाम था, दीपाली संघ, और जो कि क्या की थी, एसोसिएशन थी वुमेन की, और कब बनाया गया था 1923 में, 1923 में। और इन्होंने एक, अब जब दीपाली संघ बनाया तो एक दीपाली नाम का स्कूल भी बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ 12 अदर फ्री प्राइमरी स्कूल, ये क्या थे सर, दीपाली स्कूल प्लस 12 और दूसरे स्कूल्स बनाएगा जो कि क्या होंगे, फ्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल पता है ना सर, फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास प्राइमरी, फिफ्थ से लेकर के एट्थ को क्या बोलते थे मिडिल, अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो सारी चीजें बदल गई हैं, बट यही था, ठीक है। और सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, विद दी हेल्प ऑफ दीपाली सिंह, इन्होंने सर पार्टिसिपेट किया किसमें, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, किसमें, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, ये सर चिट्टागोंग, इसके अंदर एक बंदा था कौन, सूर्यसेन, चिट्टागोंग, इन्होंने इसको क्या करा था, लीड करा था, ठीक है। और इसके ऊपर सर चिट्टागोंग आर्मरी रेड पे एक मूवी भी आई है, कौन सी, खेले हम जी जान से, जिसके अंदर अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण वगैरह एक्टर और एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो ये, और ये चिट्टागोंग वही चिट्टागोंग है जो क्रिकेटर, आई एम श्योर जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, चटगांव करके एक बांग्लादेश में स्टेडियम है ना, तो ये वही चटगांव है सर, यहाँ पे जो है ना क्या होता है आर्मरी, ब्रिटिश के बेसिकली क्या होता है, आर्म्स और एमुनिशंस वगैरह हथियार रखे रहते हैं, उसी के ऊपर क्या होता है उनकी लूट करी जाती है, किसके द्वारा, सूर्यसेन और उनके साथियों के द्वारा, जिसके अंदर दो बहनें बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, ठीक है, उन बहनों के नाम अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। और ये अकेली वुमेन थी जो कि कहाँ से आती है, ओनली वुमेन टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दी बंगाल टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं बेसिकली, ये रिजाइन कर देती हैं, कहाँ से, इससे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, ठीक है। क्यों रिजाइन करती हैं सर, क्योंकि पार्टीशन के अगेंस्ट में, कि भाई ये नहीं चाहती थी कि इंडिया के पार्टीशन हो, इसलिए क्या करती हैं रिजाइन कर देती है। तो सर समझ रहे हो ना क्या क्या पॉइंट हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी थी ये, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर, और ये चिट्टागोंग आर्मरी रेड में प्रेजेंट रहती हैं और रिजाइन करती हैं, ठीक है। समझ गया सर, ये इतने पॉइंट है सर इसके अंदर। अब कौन होता है, रेणुका रॉय, अगली वुमेन कौन है सर इंपॉर्टेंट, रेणुका रॉय, ये सर गांधी जी से इंस्पायर्ड होती है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम का, और गांधी के अंदर जो है ना ज्वाइन करती हैं आश्रम, जब गांधी जी पैदल मार्च यात्रा शुरू करते हैं तो सर ये उनको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करा सर, जो आज का मुद्दा बना हुआ है सर, क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल ही में किस स्टेट में लागू हुआ, कमेंट करके बताइए, ठीक है, ये उसको सपोर्ट करती हैं। फिर 1949 के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं ये इंडिया को, याद रखिएगा, इंडिया को यूएन जनरल असेंबली में प्रेसाइड किसने करा, वुमेन के तौर पे, उसका नाम अभी हम पढ़ चुके हैं, वो उसको याद रखने की कोशिश करिएगा। और इन्होंने क्या करा, रिप्रेजेंट करा इंडिया को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना और प्रेसाइड करना दो अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या आ रहा है आप देखे नहीं, सीधे लगा दिए पहला वाला जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ये कोई रेणुका रॉय और लीला रॉय, ठीक है। अब देखा जाएगा दुर्गाबाई देशमुख, ये क्या करती हैं सर, एक सभा बनाती हैं जिसका नाम है क्या,
आंध्रा महिला सभा, जो कि क्या करेगी, कोचिंग देगी किसको, यूथ तेलुगु गर्ल्स को, यूथ तेलुगु गर्ल्स को। बेसिकली है ये मद्रास में, लेकिन ये मेनली रीजन आंध्रा का है, ठीक है। फॉर देयर मेट्रिकुलेशन, इसके लिए मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के, मेट्रिकुलेशन का मतलब सबको पता ही होगा आई थिंक, 10th क्लास, ठीक है ना, कंडक्टेड बाय दी BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको किसने बनाया, इसको एक बार देख लीजिएगा, BHU को आया है ना, किसने एस्टेब्लिश किया। इलेक्टेड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास, कहाँ से जाती है सर, मद्रास से जाती है, देख लो सर मद्रास से काफी लोग हैं। पार्ट ऑफ दी कमिटी ऑन दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड दी स्टीयरिंग कमिटी। अब आप बताइए सर, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, ये आपको याद हो गया होगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये सपोर्ट करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बेसिकली इसको अपोज करना, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना, ओके। दो चीजों में, कौन, दुर्गाबाई देशमुख, ये बेसिकली कहाँ से आती है सर, बता दिया मैंने आपको, आंध्रा से, ठीक है। देशमुख बेसिकली ये महाराष्ट्र के लोग होते हैं, ठीक है। अब कौन है सर, हंसा मेहता, 2 मिनट दीजिएगा। कौन है ये, हंसा मेहता, इन्होंने सर प्रेसिडेंट रही थी ये किसकी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की 1946 के अंदर, 1940, अभी अपन ने पढ़ा था सर, AIWC को किसने बनाया सर, इसको रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। सपोर्ट करती है जेंडर इक्वालिटी को, सिविल राइट्स को, और ये वाइस चेयरमैन रहती है किसकी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट कमेटी की क्या रहती है, ये वाइस चेयरमैन रहती है, और पार्ट रहती है किसका, एडवाइजरी कमेटी का, और सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, समझ रहे हो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को किसने प्रेसाइड किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए सर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल और देखो, दो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दो कमेटीज होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। कौन हो गई, हंसा मेहता जी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल में वाइस चेयरमैन रहती हैं कब, 1952 के अंदर, ठीक है, ये डेट देख लीजिएगा, और प्रेसिडेंट रहती हैं किसकी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। चलते हैं आगे, अब ये है सर बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। ये सर कहा जाता है, ये बेगम, ये जो एजाज रसूल है, इनके किसका हस्बैंड का नाम, इनके पति परमेश्वर का नाम, ठीक है। और ये सर महिला क्या होती है, मुस्लिम लीग की सीट से चुन के आती, मुस्लिम लीग की सीट से चुन के आती है, बाद में एडजस्ट होकर के सर कहाँ, यूनाइटेड प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट होती है किसकी, ऑल इंडिया, सॉरी, इंडिया वुमेन हॉकी फेडरेशन की, प्रेसिडेंट किसकी है, इंडिया वुमेन हॉकी फेडरेशन की, और एस्टेब्लिश करती है ऑल इंडिया वुमेन हॉकी एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी प्रेसिडेंट रहती हैं 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक, ठीक है। अब फाइनली ये दो हमारी और वुमेन्स हैं, मालती चौधरी एंड कमला चौधरी, कौन कौन, मालती चौधरी और कमला चौधरी, ये सर कहाँ की होती है, उड़ीसा की, ठीक है। उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मी संघ, ठीक है, ये बनाती हैं, और फिर बाद में इसको जाना जाता है किस नाम से, ओडिशा प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ द ऑल ब्रांच ऑल, ये सॉरी क्या बनाती है, ओडिशा प्रोविंशियल ब्रांच बनाती है, जो कि पार्ट होती है किसका, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। अच्छा, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश की जाती है, इसको देख लीजिएगा सर, ये किस ईयर में बनती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड जहाँ पे मिलता जा रहा है, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज इसको कहीं ना कहीं से खोजिए, गूगल करिए, और क्योंकि अभी मैं यहाँ पूछूंगा ना, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और प्लस ये क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में मदद करेंगे सर, ठीक है। अब चलते हैं सर आगे, कमला चौधरी जी, ये कौन है, फेमिनिस्ट और फिक्शनल राइटर होती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होती है, इन्होंने सर क्या करा अपना, ठीक है, जीवन सॉरी करियर की शुरुआत करती है 1930 के अंदर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं CDM के अंदर, CDM के अंदर, CDM के अंदर, CDM एक बार देख ली, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ। अब 54 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन होता है, इसको ये क्या करती है, वाइस प्रेसिडेंट बनती है इसकी, और इलेक्टेड टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें पता है, ठीक है, तभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये थी हमारी 15 महिलाएं जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का पार्ट रहती है, ठीक है। याद हो गई होंगी आई एम श्योर। अब देखिए, याद का एक और चीज बताता हूँ, अब मैंने शुरू में नहीं बताया था आपको, ठीक है, अब आपने जो भी याद कराओ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा स्लाइड के अंदर, आपको मेनली ये याद है, सुचित सरोजिनी नायडू याद हो गई होंगी आई एम श्योर, सरोजिनी नायडू, सुचिता क्लब, इनको याद नहीं। अब देखिए, ये से अपनी दो गई, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, ओके। एक हमारी दलित की हो गई, ठीक है, कौन सी थी, दक्षिणी वेलियंथन, ठीक है। एक हमारी
बहन हो गई कौन, जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। अमृता कौर राजकुमारी जी हो गई, ठीक है। और दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता। अब देखिए सर क्या, इन पांचों के नाम सर ये बताया था मैंने आपको, इनको अलग कर रखा है। तो देखो, दो तो अपनी हो गई चौधरी, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ, तो हो गई कौन, चौधरी, मालती चौधरी और कमला चौधरी, ठीक है। मालती चौधरी, कमला चौधरी। और एक हो गई सर कौन, दो हो गई रॉय, एक लीला रॉय और एक रेणुका रॉय, ठीक है। और रॉय सरनेम हमें पता है कहाँ से आता है, बंगाल से, ठीक है। और एक और बच गई सर, कौन बच गई, पूर्णिमा बैनर्जी, जो कि मैंने बताया सर, ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है सर, ठीक है। काफी ज्यादा इन्होंने हर चीज पे जो है ना सब कमेंट किया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लेना है क्या छोड़ना है इसके ऊपर, ठीक है। सो ऐसे आप याद कर सकते हो, बेगम एजाज रूल, इनको तो याद रखिएगा सर, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। मेनली जो हॉकी का कप होता है सर, वो भी स्पोर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये है, तो सर ये हो गया पूरा महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और खींच लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश भाई, एमपी का क्या सीन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो एमपी के अंदर बेसिकली, अब सर आप कहोगे, ठीक है, ये इतने लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि उस समय तो एमपी था ही नहीं, तो सर कैसा कंट्रीब्यूशन, तो सर उस समय तो एमपी नहीं था, बट क्या था, सीपी एंड बिरार, क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार। और इस सेंट्रल एंड प्रोविंस बिरार को सर कितनी सीटें मिली थी, इन सीटों को अलॉट किया गया था 17, कितनी, 17 सीट्स थी, इनको याद कर लीजिएगा सर, ठीक। कितनी सीट थी, 17। पता चला क्वेश्चन ये आ गया, हम नाम पढ़ के बैठे हैं, तो सर पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो इसीलिए सर क्या करिएगा, 17 सीट्स, इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे याद रखिएगा। मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा वो, तीन चार असेंबलीज के ना वो दे देगा और मैचदा कॉलम करने को दे दे, ठीक है। तो इस चीज को सेंट्रल प्रोविंस में बना, और भी एक मैं चार्ट डाल दूंगा जो लक्ष्मीकांत पे दिया हुआ है, उसी को आप एक बार देख लीजिएगा, बस देखना है उसको, बाकी हमें किससे मतलब है, सीपी बिरार को याद रखिएगा बस। और ज्यादा किसमें है वो देख लीजिएगा एक बार, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्यादा किसमें और कम किसमें। कम तो क्या सर, बहुत सारी में एक एक है, तो सर उस कम वाला तो याद रखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन था, फ्रैंक एंथनी, इनके बारे में हम पढ़े हुए हैं अभी, केवल आज हम केवल नाम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है धीरे धीरे, ठीक है। फ्रैंक एंथनी, रतनलाल मालवीय, सेठ गोविंद दास, हरिशंकर गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबूराम साहेब पंडित, शंभुनाथ शुक्ल, सीताराम जाजू, अवधेश प्रताप सिंह, मास्टर लाल सिंह एंड हरि विष्णु कामत। आई एम श्योर, देखो फ्रैंक एंथनी जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। सेठ गोविंद दास के बारे में, हरिशंकर गौर जी के बारे में आपको पता हो। अभी मैं ये इन लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ जिनके नाम आपने सुने होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, इनके बारे में श्योरली ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, जो इनफैक्ट फर्स्ट टाइम भी तैयारी कर रहा है उसको भी सर इनका नाम जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। फिर और किसका, अवधेश प्रताप सिंह का, इनका भी नाम सुना होगा जरूर आपने, मास्टर लाल सिंह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गए, बाकी जो दूसरे नाम है ना इनको भी याद रखने की धीरे धीरे क्या करिए, कोशिश करिए, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है, ठीक है। एक क्लास और रहेगी असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक क्लास, और अपन इसको खत्म कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एंड कर लेंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर अच्छा लगेगा आपको ये। और एक क्विक रिकैप देख लेते हैं आज की क्लास का। हमने यहाँ से शुरू करा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से मेनली क्या हुआ, तीन चेंजेस आए, क्या कि भैया आप एक हमारी बॉडी जो है ना क्या बन गई, अब एक सॉवरेन बॉडी बन चुकी है, ड्यूअल रोल हो गया है उसका, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी का, और मुस्लिम लीग हट गई है, तो अब हमारी सीटें कितनी बची, ये तीन फर्क पड़े किस चीज से, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से। सर रट लीजिएगा बिल्कुल, आपको यही याद होना है, बाकी सारे प्रॉब्लम बहुत कम है। एक कमिटी ऑन, आप अभी ये सारी कमिटीज हो गई, इनको एक बार अच्छे से रट लीजिएगा, बिल्कुल चार्ट लगा लीजिए, मुश्किल से एक हफ्ते लगा लीजिए, आपको याद हो जाएंगे सारे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, और फिर उसके बाद कब ये एनेक्ट हुआ, और महिलाएं कौन थी, और एमपी के अंदर कौन है, इतना हमने देख लिया है, ठीक है। और बाकी की चीज देखेंगे अगली क्लास में, इसके अंदर अभी क्रिटिसिज्म बचा हुआ है, और इनके बारे में एक एक दो दो लाइन बची हुई है, और क्रिटिसिज्म में किसने क्या बोला वो देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी सबसे ज्यादा, अब हम क्या हो गया, हमारा संविधान हो गया तैयार, तो अब हम देखेंगे सर पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या अंतर होता है, ठीक है। इस चीज को समझा जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो खत्म करते हैं इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास। थैंक यू सो मच, बने रहिए आगे, धन्यवाद।